पॉइंट मास हम कब बोलेंगे जब ये बहुत दूरी पे रखे। तो ये जो इनके बीच की सेपरेशन है, उस सेपरेशन के कंपैरेटिवली इनका साइज अगर बहुत छोटा है, ये हाथ भी तो इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा, लेकिन यार इतना कम फोर्स लगा रहा है कि वो ना के बराबर फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस के ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर जा रहे हैं, कैंसिल कर जा रहे हैं। बचा कौन, बचा सिर्फ ये। यहाँ पर आपको सिर्फ फोर्स निकालना था ऑन ए, तो हर पेयर में डिस्टेंस सेम आ रही है, मास भी सेम आ रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और नेट फोर्स जो आ जाएगा m नॉट पे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल दा भाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया चैप्टर ग्रेविटेशन, और इसका है लेक्चर नंबर 1। तो हमने आरबीडी खत्म कर लिया और बहुत ही टफ चैप्टर था, मैं जानता हूं। कमेंट सेक्शन में जो आपका प्यार मिला उससे मैं एकदम वाकिफ हूं, ठीक है। मतलब काफी लोगों को शायद बहुत ही टफ लगा वो चैप्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर बड़ा ही आसान रहेगा, इसमें आपको कोई इतनी डिफिकल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि यार इजी चैप्टर है एकदम। और इस चैप्टर में आज हम बहुत ही मतलब आज के लेक्चर में हम बहुत ही छोटे छोटे 2 टॉपिक्स करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और साथ ही साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर को समझने से पहले, आज के लेक्चर को नहीं, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। वेक्टर, एनएलएम, एनर्जी कंजर्वेशन, सर्कुलर मोशन का बेसिक से मतलब अगर आपको वेक्टर में कंपोनेंट्स देना आता है तो भैया आप एकदम झंडे गाड़ दोगे यहाँ पे। एनएलएम का आपको बेसिक आता है, बिल्कुल लठ गाड़ दोगे भाई। एनर्जी कंजर्वेशन आता है तो भैया फिर तो मतलब तुम तबाही मचा दोगे। और सर्कुलर मोशन का बेसिक पता है तो भैया आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में। तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सर्कुलर मोशन का टफेस्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अरे आपको पता होना चाहिए कि बस सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा और ए टी में क्या रिलेशन है, पी ओमेगा में क्या रिलेशन है, इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर के ऊपर गिरा एक एप्पल, और वो एप्पल जैसे गिरा तो बस उनके दिमाग में उत्पन्न हुई है क्यूरियोसिटी, और फिर उनको लगा कि भैया ढूंढना चाहिए ऐसा कि क्यों नीचे गिर रहा है यार। तो बस उसी खोज में उन्होंने खोज लिया ये फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये फॉर्मूला इन्होंने दिया किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, इट इज वैलिड फॉर व्हाट, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं किसी भी केस में ये लगा दोगे। कब कब वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉइंट मास के केस में। अब मैं जानता हूं कई बच्चे बोलेंगे सर ये पॉइंट मास क्या होता है, इसको भी बता दो एक बार। मैंने कहा यार बिल्कुल बताएंगे, टेंशन ना लो, बस 1 मिनट मेरे को दो। पॉइंट मास क्या होता है ये भी बताएंगे। पॉइंट मास से मतलब क्या है, मैंने कहा यार मैं एक ले लेता हूं, मान लो ये स्क्वायर, और एक ये ले लेता हूं ट्राइंगल। अब मैं कहता हूं कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है मान लो कुछ 20 सेंटीमीटर। ये है अपने पास 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनकी जो साइज है वो इस डिस्टेंस से कंपेरेबल है, तो ये पॉइंट मास आप इनको कंसिडर नहीं कर सकते, इनके साइज को आप पॉइंट साइज नहीं कह सकते। मतलब 1 और 20, मतलब ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर 20 से बहुत छोटा है, लेकिन हाँ वहीं अगर इस 1 सेंटीमीटर की जगह, मतलब ये 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये डिस्टेंस मान लो अगर मैं कह देता हूं कुछ 2 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर, अब ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो गई, समझ रहे हो। तो पॉइंट मास हम कब बोलेंगे, जब ये बहुत दूरी पे रखे। तो ये जो इनके बीच की सेपरेशन है, उस सेपरेशन के कंपैरेटिवली इनका साइज अगर बहुत छोटा है, सेपरेशन मान लो मीटर में मेजर हो रही है, साइज जो है वो मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है, 1-2 सेंटीमीटर का इसका साइज है, ये पूरा 10 मीटर है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये दोनों को हम कैसा मान लेंगे, पॉइंट मास मान लेंगे। तो पॉइंट मास के लिए ही ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। आइडियली पॉइंट मास क्या होता है, जिसका कोई लेंथ ना हो, विड्थ ना हो, और ना ही कोई डेप्थ हो, है ना, मतलब कुछ भी ना हो। तो पॉइंट मास मतलब एकदम छोटा सा बिंदु। तो अगर एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, तो भैया क्या है, भगवान ने जो ये नेचर बनाई है ना, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये अट्रैक्शन, भाई ये 2 चीजें जो बनाई है सब एक दूसरे को प्यार मोहब्बत, है ना, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हर एक मास दूसरे मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर वो पॉइंट मास है तो न्यूटन ने बताया कि उनके बीच का फॉर्मूला कुछ ये आएगा, कितना, Gm1m2/r²। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा
प्यार होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा भाई साहब, ठीक है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही कम अट्रैक्शन होगा। नजदीक है तो प्यार ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, दूर है तो अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और साथ ही साथ भाई यहां पे कांस्टेंट है जी। जी इसको ग्रेविटी मत समझ लेना, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशन निकालने बैठोगे तो डायमेंशन ये आ जाएगी। तो ये अपना जो है फोर्स रहेगा, पॉइंट मास के लिए वैलिड रहेगा। और हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर अगर ये दूरी को मैंने कर दिया इनफाइनाइट दूर अगर मैं लेके चले जाऊं तब जाके फोर्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है। आप कितना भी दूर चले जाओ फोर्स हमेशा लगता रहेगा जब तक कि आप इन्फिनिटी दूर नहीं चले जाते। अब आप जानते हो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू को भी इनफाइनाइट कह देते हो। तो जीरो, एग्जैक्टली जीरो तो कभी नहीं होगा ये फोर्स, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा, भले ही वो बहुत कम क्यों ना। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि इट विल टेंड्स टू जीरो। और जब अगर सेपरेशन आप क्या कर दोगे, बहुत कम ले आओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, फोर्स फिर लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, जीरो, ठीक है। तो जितने पास उतना ही ज्यादा प्यार, जितने दूर उतना ही कम जो है इनमें प्यार। प्यार मतलब अट्रैक्शन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि भाई ये थर्ड लॉ को जो है पूरी तरीके से वैलिड रहता है यहाँ पे। थर्ड लॉ का मतलब ये है कि अगर कोई मास m2 इस m1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है कितना, F12। तो ध्यान रखना 1 पे लगने वाला फोर्स, ये F12 क्या है, 1 पे लगने वाला फोर्स किसने लगाया, 2 ने। F12 इज फोर्स ऑन m1 बाय m2। तो भाई 2 अगर 1 पे फोर्स लगाएगा तो 1 भी 2 पे फोर्स लगाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, F21। ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो ये जो फोर्स है ये आपका क्या रहेगा, F21 इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, सेंट्रल फोर्स का ये मतलब है कि ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन किस लाइन के अलॉन्ग होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही इनका फोर्स लगेगा। कहने का मतलब ये फोर्स ऐसा नहीं कि इधर लग रहा हो या इधर लग रहा हो, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रल फोर्स, कि भैया वो सेंटर से पास हो रहा है दोनों के एक तरीके से। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मतलब यार ये कह रहे हैं कि भैया हमको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम में जितना प्यार है वो हमेशा उतना ही प्यार करते रहेंगे हम एक दूसरे से। भाई M1 M2 पे जितना फोर्स लगा रहा है, M2 M1 पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है ना, इसको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है कि बाहर जो है इनको पानी में रखा हुआ है, इनको तेल में रखा हुआ है, इनको वैक्यूम में रखा हुआ है, इनको एयर में रखा हुआ है, मीडियम कुछ भी हो, M1 M2 पे जो फोर्स लगाएगा वो आपका GM1 M2 बाय R स्क्वायर आएगा। बाहर की दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं, भाई सच्चा प्यार है यार, है कि नहीं। तो यहां पर ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ऐसे ही जब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। अगेन भाई प्यार सच्चा है यार, दूसरे दुनियादारी में क्या चल रहा है मतलब ही नहीं, इनको किसी भी मीडियम में डाल दो, पानी में डाल दो, एयर में डाल दो, तेल में डाल दो, वैक्यूम में डाल दो, भीड़ में डाल दो, अकेले में डाल दो, भाई साहब उतना का उतना ही फोर्स लगाएंगे, इनको मतलब नहीं है बाकी दुनियादारी से। तो मीडियम कुछ भी हो, बाहर कितनी भी अलग और बॉडीज आ जाए, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स तो वही रहेगा। आई बात समझ में। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि अगर ये मास है और ये मास है M2, तो अगर मैं तीसरा मास लेके आता हूं तो M1 पे नेट फोर्स जरूर चेंज होगा, लेकिन M1 पे M2 अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा भाई। M1 पे M3 भी फोर्स लगा रहा है, M2 भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन जब M3 नहीं था तब ये जितना फोर्स लगा रहा था अभी भी ये उतना ही फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब ये है उन दोनों के अंदर, उन दोनों का आपस में जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। अच्छा, तो लाइट बॉडीज क्या है भाई, हम भी लाइट ही है, क्यों, जरा देखना जी की वैल्यू, जी की वैल्यू है 10 की पावर -11,
अच्छा 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 का क्या मतलब हो गया भाई, थोड़ा सा समझ पा रहे हो? जी आपका जा रहा है किस ऑर्डर में, 10 की पावर -11 के ऑर्डर में, ऑब्वियसली 6.67 भी है। मतलब अगर मैं 1 kg का मास ले लूं और उसको मान लो 1 मीटर की दूरी पे रख दूं, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे रख दिया, और मैंने कहा यार वो फोर्स निकालो, तो तुम बोलोगे अच्छा फोर्स निकाले तो सर फोर्स आ जाएगा इतना, भाई इतना न्यूटन, तो दिख रहा है कितना कम फोर्स है। 10 की पावर -11 कितना कम फोर्स है ये, मतलब ना के बराबर। इसको तो भाई मैं कह दूंगा यार इसको तो जीरो ही बोल दो। तो यही वजह है कि ये फोर्स, मतलब तुम बोलोगे सर ये हाथ भी तो इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा, लेकिन यार इतना कम फोर्स लगा रहा है कि वो ना के बराबर फोर्स है। हाँ लेकिन जब बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारी अर्थ, अर्थ इतनी बड़ी है, तब जाके वो फोर्स इतना ठीक ठाक लगा पा रही है ना। लेकिन तुम खुद सोचो कितना कमजोर फोर्स है ये। अर्थ भी इस पेन को खींच रही है, इतनी बड़ी अर्थ इस पेन को नीचे खींच रही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आराम से उठा रखा है यार, इतनी बड़ी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है नीचे, लेकिन मैंने क्या किया, आराम से उठा रखा है इसको। तो ये फोर्स जो है ना ग्रेविटी का, वो इतना मतलब बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं है, ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है। जितने भी नोन फोर्सेस है ना अभी तक, उनमें सबसे कमजोर फोर्स ये है। तो ऐसा मत कहना कि भैया देखो यार हम दोनों को भगवान ने बनाया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सर, तो हम दो लोग जो होंगे वो भिड़ क्यों नहीं जाते आपस में, या सर आप पढ़ा रहे होते पीछे बोर्ड पे क्यों नहीं चिपक जा रहे, या दीवार पे जाके क्यों नहीं भिड़ जा रहे, है ना। काश ऐसा होता आप भिड़ जाते तो शायद मतलब कोई और टीचर आ जाता पढ़ाने, है कि नहीं, हमारा भी भला हो जाता और आपसे छुटकारा मिलता। ऐसा भी हो सकता है, कई बच्चे सोच रहे हो कि काश ग्रेविटी अभी वर्क कर जाए वहां पर तगड़े तरीके से। खैर ये बात मजाक में बोली, मेन उद्देश्य क्या है मेरा कहने का, वो ये कि यार जब आप छोटे छोटे मासेस की बात करोगे तब तक ग्रेविटी को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। और वही बात ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज बट बिकम्स एप्रिशिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडीज। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूरी तक भी लगेगा। भाई सन अर्थ को इतना दूर होते हुए भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, अर्थ चांद को इतना दूर होते हुए भी अट्रैक्ट कर रही है ना। और चांद की वजह से तुम जानते होंगे कि समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स वाली स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वो चांद की ग्रेविटी की वजह से पानी जो है ऊपर थोड़ा सा उठने लग जाता है तो हाई टाइड आ जाता है। देखा होगा ना आपने, तो मतलब सुना होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मासेस बहुत ही ज्यादा हैवी होंगे तभी जाके इस फोर्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक से सवाल की। सर अब इस सवाल में आप बताओ यहां पर फोर्स कंसिडर करना है कि नहीं। ऐसे सवालों में आपको यहां पे अर्थ की उपस्थिति नहीं दी गई है, तो आप सिर्फ ये मानेंगे कि दुनिया में बस यही दो चीजें हैं, भगवान ने बस इन्हीं दो चीजों को बनाया और कोई इनके आसपास है ही नहीं। ये अर्थ पे नहीं हो रहा है, ये कहीं डीप स्पेस में कहीं पे ये चीज हो रही है, इनके आजू बाजू में और कुछ है ही नहीं। खैर आवाज ही कैसी निकली। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर एक फिक्स्ड मास दिया हुआ है मुझे कैपिटल एम, और एक कैपिटल एम के आजू बाजू में एक स्मॉल मास जो है वो घूम रहा है। कितने से? कुछ सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r। अब आपको कह रहा है कि यार अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो बताओ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। किस पार्टिकल का? जो मूव कर रहा है। भाई ये तो फिक्स्ड है, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब ये सवाल वही कर पाएंगे जिनको सर्कल का कंसेप्ट पता है, ठीक है। सवाल में दिया गया ये सर्कल में घूम रहा है, तुमने बोला हाँ सर सर्कल में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स लगना चाहिए। अब आपको पता है कि सर्कल में जो फोर्स लगता है वो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल और एक होता है कौन सा, टेंजेंशियल। तो बिना सेंट्रीपिटल के तो सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, और टेंजेंशियल हो या ना हो फिर भी सर्कल पॉसिबल हो जाएगा। टेंजेंशियल जब नहीं होता है तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और जब होता है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे बात कर लेते हैं यार, इस m को कौन खींच रहा होगा। इस m को ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडियस के अलोंग नहीं है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर है।
तो क्या यहाँ पे टेंजेंशियल रेडियल फोर्स नहीं लगेगा क्या? तुम बोलोगे सर बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अब बताओ इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर इसके अलावा तो नहीं लग रहा कोई फोर्स। मैंने कहा यार टेंजेंशियल डायरेक्शन में देख लो। तुम बोलोगे हाँ जी देख लिया, इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है। मैंने कहा क्यों यार? बोले यार सर देखो, इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला यही है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन तो रेडियस के परपेंडिकुलर आएगी, तो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इसका मतलब स्पीड जो भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड को बदलने वाला यहां पर कोई है नहीं। तो ये मोशन जो आएगा वो आपका कैसा आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। और ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये फोर्स है कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि है Gm/r²। तो यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, मास इंटू v²/r विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो r से r आपका कट जाएगा और v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी Gm/r का रूट। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसमें कहीं कुछ भी नहीं था। हो सकता है कई बच्चे बोले अरे सर ये क्या कंसेप्ट लगा रहे हो, हमको तो ऐसा समझ ही नहीं आता, हमने तो कुछ और तरीके से करा है। हमने तो सर ऐसा पढ़ा है कि अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा होगा जो आएगा mv²/r, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए F लग रहा होगा। हाँ ये भी सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा? जब आप इधर बैठे होंगे, यही ऑब्जर्वर है, तब जाके वो कहेगा कि भैया मैं इक्विलिब्रियम में हूं, तो सेंट्रीफ्यूगल को ये F बैलेंस कर रहा है। वो कंसेप्ट भी ठीक है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लगाई उससे भी वही रिजल्ट आएगा, आप जो लगाओगे उससे भी यही रिजल्ट आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये अपना हो गया v। v के बाद आपसे कह रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन भी तो पूछा था, तो एक्सेलरेशन क्या कहेंगे आप? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना? Gm/r², मास कितना? m। Gm/r² इज द एक्सेलरेशन। साफ साफ दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन इसी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कोई और मास भी लेके आ जाओगे तो एक्सेलरेशन तो यही रहेगा इस ऑर्बिट पे। फिर बात आ रही है अपने पास टाइम पीरियड की। तो भाई ये सर्कल में चक्कर खा रहा है, तो 2πr इसका लेंथ है और स्पीड है इसकी v। तो हम बोलेंगे कि भाई 2πr/v। 2πr/v जैसे ही आप डालोगे तो यहां से आ जाएगा 2πr रूट ऑफ Gm/r, और ये r की पावर डिनोमिनेटर में हाफ है, तो ये फोर्थ टर्म है, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2πr की पावर 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2, और इधर आ जाएगा रूट ऑफ Gm। तो भैया ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, और यही तीनों चीजें बड़े आसानी से हमने यहाँ पे निकाल ली। तो कुछ खास नहीं, सर्कल का कंसेप्ट यूज किया और जो अभी हमने पढ़ा वो कंसेप्ट यूज किया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की, या पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना सीख लेते हैं। तो इसी फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीख लेते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखने से मतलब क्या है, थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। मान लो मैंने कहा कि ये पॉइंट है अपना A और ये पॉइंट है अपना B। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात। मैं यहां अगर आपसे पूछता हूं कि भाई M1 पे जो फोर्स लग रहा है, तो तुम कहोगे सर M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है F12 और इसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसी। बात तो सही है ना? तुम बोलोगे हाँ। तो मैंने कहा यार F12 अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तुम बोलोगे सर बड़े आसानी से निकाल लोगे। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? मैं बोलूंगा यार वेक्टर। तुम कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए। मैंने पूछा क्या? तो तुम कहोगे सर एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो भाई, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक होनी चाहिए डायरेक्शन। तो मैंने पूछा यार मैग्नीट्यूड कितना होगा? तुम बोलोगे सर जी अभी तो बताया आपने भाई Gm1 M2 और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। देखा हाँ बात तो सही है, ये आ जाएगा। और अब आ रही है बात डायरेक्शन की। तो ये जो फोर्स है वो 2 ने लगाया 1 पे, ऐसा मत सोचना 1 पे लग रहा है, वो सॉरी 1 लगा रहा है ये फोर्स, 2 ने लगाया, 2 लगा रहा है ये फोर्स 1 पे। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? A से B। तो डायरेक्शन जो आप लिखोगे, आपको पता होगा डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
डायरेक्शन कैसी आ रही है इसकी, ए से बी, तो मैं लिख सकता हूं ए बी कैप। अब आपको दो चीजें निकालनी है यहां पे, एक तो आर और एक ए बी। आर आप कैसे निकालोगे, आर आ जाएगा ए बी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड, है ना। तो पहले ऐसा करते हैं कि ए बी वेक्टर ही निकाल लेता हूं मैं। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, ये वेक्टर में आपको पढ़ाया होगा, मैंने नहीं तो आपके टीचर ने, जिनसे भी आपने पढ़ा है, कि ए बी वेक्टर इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप इसको लिख सकते हैं, अगर ये आपका है ओरिजिन तो इसको आप लिख सकते हैं ओबी माइनस ओ ए या R2 माइनस R1। कहने का मतलब ये आ जाएगा सीधे सीधे कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और ऐसे ही z2 माइनस z1 के कैप। बहुत ही बेसिक वेक्टर है ये, है ना, मतलब बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये चीज। यहां पे आप ए बी वेक्टर इस तरीके से लिख दोगे। यही अगर मैंने आपसे पूछा कि यार ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आप कहोगे अरे सर जी यार ये तो आपने बता ही रखा है कि कुछ नहीं, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट ले लो। तो बस यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट है इनका करेंगे हम स्क्वायर, तीनों को कर देंगे ऐड और फिर ले लेंगे रूट, और बस आपके सामने होगा क्या, ए बी जो कि है आर। और फिर इसी के साथ आप क्या लिख सकते हो, ए बी कैप जो कि है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर निकाला जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से, है ना। अब आपका वेक्टर आपको पता है, वेक्टर आपका है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप अपॉन r, जो कि आ जाएगा क्या, जो कि आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऐसे ही z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। तो बस ये ए बी कैप उठा के वहां पटकेंगे, आर की वैल्यू उठा के वहां पटकेंगे, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगी यहां से डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, और मतलब फिर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा एक वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं इसे मान लो, इस ए बी कैप को मैं कुछ, कई लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी कैप जो है ना, इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि ये डायरेक्शन हो गई ऐसी, है ना, ऐसी। आ रही है बात समझ में, ये डायरेक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको मैं ऐसा लिख दूंगा R21। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। R21 की डायरेक्शन आएगी ऐसी, इसका मतलब यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर कई लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, GM1 M2 बाय R। तो ए बी कैप आ गया आपका R21, और R21 को आप ऐसा लिख सकते हो R21 वेक्टर अपॉन R। भाई यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ए बी है ना, ए बी, उसको बस मैं R21 बोल रहा हूं। सर ये R21 क्यों बोल रहे हो यार, ये समझ नहीं आ रहा हमको। मैंने कहा यार देखो, इसको क्या बोला हुआ है R2, क्योंकि ये 2 का पोजीशन वेक्टर है। इसको क्या बोला हुआ है सर, R1 बोला हुआ है, क्योंकि ये 1 वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने कहा यार अगर मेरे को एक ये वेक्टर बनाना है, तो ये वेक्टर जो मैं बनाऊंगा, तो ये 2 का पोजीशन वेक्टर हो गया किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे R12, सॉरी R21। R21 जब आप लिखोगे इधर, तो ए बी कैप को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि R21 वेक्टर अपॉन R। तो पहले से एक R स्क्वायर था, और इधर एक और R आ जाएगा, तो R3। इस तरीके से भी आपको बुक्स में लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन यार ये फालतू की चीजें, इसको छोड़ो। और इसमें ऐसा मत सोचना अरे सर जी ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनवर्स क्यूब आ गया। अरे मेरे भाई, इधर आर क्यूब है, तो इसके अंदर भी एक आर इंक्लूडेड है, तो वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। तो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में इन चीजों को निकाल सकते हैं। बस आपको आर निकालना आना चाहिए, जो कि डिस्टेंस है, और कुछ नहीं, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, उसके लिए आपको बस वेक्टर पता होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड, आपका यूनिट वेक्टर भी निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर मुझे ऐसे ही F21 अगर चाहिए होगा, F21 में कैसे निकालूंगा, वो निकल जाएगा GM1 M2 बाय R स्क्वायर। तो 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से ये डायरेक्शन आ जाएगी ऐसी, इसको मैं बोल सकता हूं BA कैप। और क्योंकि आपका AB कैप इज इक्वल्स टू माइनस का BA कैप, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में क्या रिलेशन है,
एक के ऊपर माइनस साइन लगाओगे तो दूसरे की डायरेक्शन मिल जाएगी। ए बी कैप इज इक्वल्स टू माइनस बी ए कैप। तो यहां आप क्या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि F212 जो है वो 2 1 के इक्वल है, बट एक नेगेटिव साइन आपको साथ में लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया था। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, तो ये हमने जो है वेक्टर फॉर्म में चीज देख ली है। हैंग हो गया क्या? नहीं, हैंग नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ, पक्की चल रही थी बोर्ड भाई। ठीक, आगे आते हैं। हाँ जी, तो एक बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एम। इधर एम है, इधर 2m है। ऑब्वियसली आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। अगेन मैं नाम दे देता हूं इसको ए और इसको नाम दे देता हूं बी। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको फोर्स चाहिए एम पे लगने वाला इन वेक्टर फॉर्म, तो आपके पास ही आएगा GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, या और मैं ढंग से बात करूं तो GMM, दूसरा कितना है, दूसरा है 2m, तो GM1 M2 बाय इन दोनों के बीच की दूरी जो कि है AB, उसका स्क्वायर, और ऐसे ही AB कैप, A से B कैप। अब एक एक करके सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं AB वेक्टर निकाल लेता हूं मेरे भाई। तो AB वेक्टर आप कैसे निकालोगे, A से B जा रहे हैं इसलिए B माइनस A, मतलब 8 माइनस 2 6i कैप। ऐसे ही -1 माइनस -3, तो -1 माइनस -3, तो कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2j कैप, और ऐसे ही 3 माइनस 0, तो ये आपके पास आ गया यहां से AB। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब बताओ AB कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और तुम बोलोगे जी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो। हर कोएफिशिएंट का सर जी स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और रूट ले लो। मैंने कहा ऐसी बात, तुमने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात। तो मैंने कहा करो फिर स्क्वायर। तुम बोलोगे भाई सर ये आ गया देखो 36, 2 का कितना आ गया 4, और 3 का कितना आ गया 9। 36 4 40, 40 और 9 भाई 49, 49 का रूट 7 आ गया सर। ए बी जो आ गया अपने पास वो कितना आ गया 7। अब बस उठा उठा के वैल्यू पटक दो यहां पे, और आपका जो है फोर्स निकल जाएगा बड़े आसानी से वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकल जाएगा अभी बताते हैं भाई। आप जानते हो इसको आप क्या लिख दोगे, ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो जी को ऐसे रहने दो, 2 क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और ए बी यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7। बस सर ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या, अरे कर दो भाई। सर 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या, कर दो मेरे भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मल्टीप्लाई करना है वो तो बाकी की मैथमेटिक्स है, वो तुम आराम से कर ही लोगे। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर, अगेन बहुत बेसिक है, इसमें कहीं कुछ खास है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई फाइंड फोर्स ऑन ए बाय बी। ए एक पॉइंट मास है, बी भी एक पॉइंट मास है। तो आपको बताना है कि यार ए पे बी ने कितना फोर्स लगाया, और ये एक क्यूब के ऊपर रखे हुए। तो जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्यूब। बोलोगे हाँ सर एकदम दिख रहा है हमको क्यूब। मैंने कहा क्यूब का साइज कितना है, तुम बोलोगे सर लिखा तो पड़ा है यहाँ पे, इसका साइड है ए। मैंने कहा ए, तुमने कहा हाँ, चलो जी। तो अब यहाँ पे अपने को फोर्स बताना है, क्या करें, और सर जी कोऑर्डिनेट निकाल लो। मैंने कोऑर्डिनेट निकाला, तो चलो निकालते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जैसे ही निकाला हमने, तो भाई हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये आ जाएगा a0 0। ये वाई एक्सिस है तो ये आ जाएगा 0 a 0। ऐसे ये z एक्सिस है तो ये आ जाएगा 0 0 a। आई क्या बात समझ में। अब मैंने कहा यार ये पॉइंट कहां है, तुम कहोगे सर ये पॉइंट यार एक्स वाई प्लेन में है शायद। मैंने कहा ये तो शायद नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट क्या है। अब सर अगर ये एक्स और वाई प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट इसका फिर शायद ए होगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट 0। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, इधर से परपेंडिकुलर डालोगे इधर से परपेंडिकुलर डालोगे तो यही तो पड़ रहा है, तो ये a, 0 आ जाएगा। ऐसे ही ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, तुम बोलोगे सर ये लाई कर रहा है एक्स जेड में, और ये एक्स जेड में लाई कर रहा है, तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा a, जेड कोऑर्डिनेट होगा a, लेकिन सर जी y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। मैंने कहा भाई किस खुशी में 0 होगा। अरे सर जी यार देखो ये x है और ये आपकी z है, तो उसी प्लेन में अगर ये लाई कर रहा है
तो y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं इसका। मैंने कहा बात सही है भाई, एक्स जेड प्लेन में तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा a0a। तो भाई साहब अब आपको करना क्या है, आपको इस डायरेक्शन वाला फोर्स लिखना है। नहीं आई क्या बात समझ में? अरे सर नहीं आई, नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अरे मैंने कहा यार ये देखो ना तुम, ऐसा इसको अट्रैक्ट करेगा वो, बस ये फोर्स लिखना है तो लिख दे। हाँ लिख दो, लेकिन पहले ऐसा करते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं या वेक्टर निकाल लेते हैं। मैंने कहा चलो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। तो बी माइनस ए, तो ए माइनस ए आई कैप, ए माइनस ए आई कैप, ए माइनस 0 और जे कैप, और 0 माइनस ए के कैप। लगा पक्की बात? अरे बोले एकदम पक्की बात यार, इसमें कच्चा पक्का क्या है, बच्चों वाले सवाल है। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए जे कैप माइनस का ए के कैप, और ये आ जाएगा ए बी वेक्टर। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2a, और यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो सब यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए जे माइनस ए के अपॉन √2a। बोले सर भूख लग रही है, तो मैंने कहा खा जाओ फिर यार इस ए को, खा जाओ, खा जाओ इसको, जरूरत ही नहीं है इसकी, खा जाओ इसको, मिट गई भूख? बोले हो मिट गई। मैंने कहा आप सुनो, तो भैया ए वाला जो पॉइंट है उस पे फोर्स, मतलब ए वाला जो मास है उस पे कितना फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा Gm1m2 जो आ जाएगा m², और अपॉन ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, ये है √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a², और डायरेक्शन ए बी कैप, तो ये आ जाएगी अपने पास जे कैप माइनस के कैप बाय √2। तो बोलो भाई इसमें कहीं कोई तकलीफ है क्या, है ना? मैं जानता हूं अभी देखो ऐसा भी हो सकता है, आज बच्चे बोलेंगे अरे सर ये क्या एकदम, बच्चों कई हो सकते हैं, अभी कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं, अरे सर आपने तो कंटेंट आज एकदम लेवल एकदम ही गिरा दिया, एकदम आसमान से चढ़ा के धरती पे ला दिया। भाई अब ये टॉपिक ही ऐसा है तो अभी इसमें ऐसा ही चलेगा। ऐसी बात नहीं कि इसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे। तुम्हारा भाई अपनी वो क्या बोलते हैं, वो आदत थोड़ी ना छोड़ेगा भाई, आदत थोड़ी ना छोड़ेगा, सवाल तो आएंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है? तो अब हम ये अपना वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट हो जाएगा बड़ी आसानी से। पढ़ते हैं आगे बिना देरी के और बात करते हैं अब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। भाई सुपरमैन तो सुना था, सुपर पोजिशन क्या है भाई? सुपरमैन जिस पोजीशन पे बैठा है वो उसको सुपर पोजीशन बोलते हैं क्या? ना 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 ना, ऐसी गलती कभी ना करना, ठीक है? तो यहां पर बात कुछ और है। सुपर प्रिंसिपल पोजीशन, सॉरी सुपर पोजीशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कुछ ऐसी बात कहता है क्या, तो बाद में कहूंगा, शायद आपको पहली बार सुनने में अटपटी लगेगी या हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन उसके बाद में जब मैं इधर से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी एक बार बात तो सुनो। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल का ये कहना है कि देखो भाई, कोई भी सोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइट का सोर्स, साउंड का सोर्स, फोर्स लगाने वाला सोर्स, अलग अलग टाइप के सोर्स हो सकते हैं। अगर वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, अपने आसपास के स्पेस में, ऐसे ही कोई एक और वैसा का वैसा ही सोर्स है, मतलब उसी टाइप का सोर्स है जो सेम टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे एक और बैठा है, ऐसे एक और बैठा है, ऐसे और बैठा है, तो अगर ये सब मिलके एक साथ कुछ इफेक्ट लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो आएगा सबका इंडिविजुअल एडिशन। और यहां पर उन इंडिविजुअल सोर्सेस का जो इफेक्ट था वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो भाई मैं बोल रहा हूं अभी कोई बात, या मान लो मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है भाई, मैंने गाया गाना कोई एक, ठीक, तो फिर साथ में क्या हुआ, दो आदमी आ गए, मतलब एक और बंदा आ गया, वो भी मेरे जैसे ही गाना गा रहे हैं, सेम वही गाना हम साथ साथ गा रहे हैं, 3 बंदे आ गए, 4 बंदे आ गए, भीड़ मिलके वही गाना गाने जा रही है। तुमको पता लगेगा ना कि कब अकेला आदमी गा रहा था, कब अभी ये 2 आदमी गा रहे हैं, अब थोड़ी सी भीड़ और बढ़ गई, आवाज अभी थोड़ी सी और बढ़ गई। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है कि तुमको समझ में आएगा ना कि यार अभी ज्यादा लोग गा रहे हैं, अभी कम लोग गा रहे हैं, गाना वही है, लेकिन इफेक्ट जो था उसमें अंतर तुम्हें साफ दिखेगा ना कि अकेला आदमी गा रहा है भाई, अभी अकेला आदमी बोल रहा है और अभी भीड़ बोल रही है। लेकिन मतलब इफेक्ट का क्या हुआ, इफेक्ट में तो रिजल्टेंट ऐड हो गया। लेकिन अब सोचो कि जब मैं अकेला गाना गा रहा था तो मेरी आवाज कुछ ऐसी आ रही थी,
और जब मान लो मैं भीड़ के साथ गा रहा हूं तो मेरी आवाज जो है ऐसा पतली हो जाए, मतलब यूं कि मैं ऐसा पतली सी आवाज हो जाए मेरी एकदम, ये ना अजीब सा ही, मैं तो मेरी आवाज पे थोड़ी ना कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैं अकेला जब गा रहा हूं या भीड़ के साथ गा रहा हूं, आवाज तो मेरी वैसी ही रहेगी, दमदार, है कि नहीं? बोले खुद की बड़ाई कर रहा है? तो यहां पर बात यह है कि यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सोर्स जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इफेक्ट चाहे वो अकेला हो या कई सोर्सेस के साथ हो, इफेक्ट वही रहेगा, लेकिन कई सोर्सेस के साथ आने की वजह से रिजल्टेंट जो होगा वो बदल जाएगा। अब यहां पे इसको निपटा देते हैं यार, एकदम फर्जी सी बात है। तो मैं क्या कहने जा रहा था कि मतलब बात यह है कि सुपरपोजिशन ऐसा नहीं कि इधर ही है, बहुत जगह पर वैलिड होता है, कई जगह पर वैलिड नहीं भी होगा, है ना। कहां नहीं होगा वो 12th में बता देंगे आपको, अभी तो जब जब वैलिड होगा तब तब बताएंगे। तो सुनो, m0 एक मास है, m1 m2 m3 mn ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो ये m1 इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, मैंने कह दिया फोर्स ऑन f0 बाय 1, तो इसको मैं f1 बोल देता हूं। 1 ने जो फोर्स लगाया, 2 ने जो फोर्स लगाया वो है f2, 3 ने जो फोर्स लगाया वो f3, और ऐसे ही n ने जो फोर्स लगाया वो fn। अब आपसे कोई पूछे यार नेट फोर्स बता दो m0 के ऊपर, है ना, तो m0 के ऊपर नेट फोर्स ऑन m0, तो कितना बोलेंगे हम भाई, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी को ऐड कर दीजिए। कैसा एडिशन? वेक्टर एडिशन। कैसा? वेक्टर एडिशन। तो अरे ये क्या हुआ भाई, तो वेक्टोरियली हम ऐड कर देंगे, बस यही कहता है सुपरपोजिशन। एकदम फर्जी थी चीज यार, कुछ है ही नहीं, फालतू में इतनी माहौल बना रहा था मैं, कुछ नहीं यार। तीन मतलब ये कह रहा है कि तीन अगर मास होंगे तो तीनों मिलके फोर्स लगाएंगे, चौथे पर 5 होंगे, मतलब टोटल 6 मास हैं, तो किसी या n मासेस हैं, तो किसी भी एक मास को बाकी के n-1 अट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्टेंट वो निकालना है, तो आपको वेक्टोरियली उसको ऐड करना होगा। ओके, तो वेक्टोरियली ऐड आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आपको क्या कह रहा है, और जी यहां पे आपको कह रहा है कि यहां पे कितने मास, 4 मास, 4 मास, ठीक है, चतुर्मास। तो यहां पर हर का मास कितना है, हर का मास है m, और ये एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। अब आपको कह रहा है कि यार कोई भी एक मास के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, कृपया करके ये बता दीजिए। मैंने कहा यार बिल्कुल बताएंगे, है ना, और ये तुम भी निकाल लोगे भाई, कोई भी एक उठा लो इन चारों में से जो तुम्हें पसंद आ रहा है। सर सभी एक जैसे हैं, तो ठीक है तुक्का मार दो, है ना। तो यहां पर इसको उठा लिया हमने, अब इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, बाकी के बचे हुए 3। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, भाई तू इधर आ जा, खींचेगा उसको। ये कह रहा है अरे तू उधर कैसे जाएगा, देख मैं तेरे को खींचता हूँ, तू इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। ये बोलेगा भाई तुम दोनों कैसे इसको खींच रहे हो, मेरे होते हुए मैं भी इसको खींचूंगा इधर। बोले तू अपना भाई है, तू इधर आ भाई, ठीक है। तो हर जना कह रहा है कि भाई तू इधर आ, भाई तू इधर आ, भाई तू इधर आ। लेकिन अब ये भाई जो है ये किधर जाएगा, या इस पे नेट फोर्स जो है वो किधर लगेगा, वो लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। तो इसने इस पे फोर्स लगाया कितना, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस पे इसने कितना फोर्स लगाया, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस पे इसने कितना फोर्स लगाया, Gm1 m2 बाय √2 a √2a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ये आ जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में, अपना फोकस एकदम हिल गया क्या भाई, ऐसा फोकस सही हो। तो यहां पर ये आ जाएगा कुछ इतना। अब बात ये आती है कि ये वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो साफ दिख रहा है कि ये f/2 है। अगर इसको f बोलता हूं तो ये भी f है, लेकिन ये f/2 है, तो ऐसे ही अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो शायद आपको वेक्टर एडिशन पता हो, आपको शायद ये चीजें पता होंगी कि दो परपेंडिकुलर फोर्स अगर है, इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट सीधे ही √2f आ जाता है। इन दोनों का कितना आ जाएगा, √2f, डायरेक्ट निकाल सकते हो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, है ना। और कैसे बताऊं इसको डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना, ये 45 ये 45, तो इस f का एक कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, यहां पर f cos 45, और एक कंपोनेंट आएगा अपने पास
एफ साइन 45। भाई इस एफ का एक कंपोनेंट आएगा इधर एफ कॉस 45, एक आएगा इधर एफ साइन 45। ऐसे इस वाले एफ का एक कंपोनेंट आएगा इधर एफ कॉस 45, दोनों मिलके हो गए 2, और एक आएगा इधर एफ साइन 45। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये एफ साइन 45 और ये वाला एफ साइन 45 ये तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बट दीज टू एफ कॉस 45 दे आर एडिंग ईच अदर, दे आर एडिंग विद ईच अदर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एफ कॉस 45, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया जो कितना आ जाएगा √2f। लेकिन एक और भी तो बैठा है इधर f/2, वो किस डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो भाई नेट फोर्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √2f प्लस f/2, और f की वैल्यू उठा के पटकनी है, लिटा के पटकनी है, जैसे पटकनी है वैसे पटको। ये आपके पास f की वैल्यू आ गई और ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या इतनी बात? एकदम इजी सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था, बस वेक्टर एडिशन था। ठीक है, जो बात मैंने बताई थी आपको वेक्टर आना चाहिए, तो इस तरीके से। आइए अब हम बात करते हैं वेक्टर और सर्कुलर मोशन को क्लब करके ग्रेविटेशन के साथ। तो 3 कंसेप्ट मिक्स करके एक सवाल पूछते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। सवाल क्या है वो सुनो। बोल रहा है 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर ऑन द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा भाई साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड नहीं दी गई है, तो मैं बता देता हूं कि साइड कितनी लेके चलनी है आपको। साइड आप लेके चलो a, ठीक है। दे ऑल आर मूविंग इन अ सर्कल हैविंग सेंटर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा साहब, बोल रहा है कि ये सारे है ना सर्कल में मूव कर रहे हो, और सर्कल मैंने तुमको बना दिया है, तो ये ऐसा ट्रायंगल ऐसा घूम रहा है, ये सब सर्कल पे मूव कर रहे हैं। हर जी सर्कल पे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, बिना उसके तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अरे बिल्कुल यार, बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सॉरी बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कैसे सर्कल कंप्लीट हो सकता है? सेंट्रीपिटल तो लग रहा होगा। तो आपको यही पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मास। हर मास की आप स्पीड बताओ कितनी होगी। तो मैंने कहा यार कोई भी एक उठा लो, तीनों आइडेंटिकल है तो कोई भी एक उठा लो। इस वाले को ये बोलेगा कि भाई अगेन आजा मेरे पास, इधर खींचेगा। एक आएगा अरे नहीं भाई तुम मेरे पास आ, मैं फोर्स लगा रहा हूं तेरे को। हालांकि आएगा किसी के पास नहीं, इधर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये तो सर्कल पे जा रहा है। आप जानते हो कि ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, लेकिन 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 यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा उसकी भी बात कर लेते हैं हम। ये अपना सेंट्रॉइड ही मैं यहां मान लेता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सेंट्रॉइड जो है वो एंगल बाइसेक्टर से भी मिल जाएगा, मीडियन से भी मिल जाएगा, कैसे भी निकाल लो, सेंट्रॉइड यहां पे ही आएगा अपना। तो यहां अगर आप बात करोगे, ये एंगल आएगा 30 और ये एंगल आएगा 30, इक्विलेटरल था। तो इसने फोर्स लगाया कुछ F, इसने भी लगाया F। ये आ रहा है आपके पास कितना, 30 डिग्री, ये भी आ रहा है 30 डिग्री। दोनों के जो कंपोनेंट आ रहे हैं, इसका आ रहा है इधर F cos 30, इसका भी आ रहा है F cos 30, और इसका एक कंपोनेंट आ रहा है इधर F sin 30। देखो F cos 30 बोले F थीटा के साथ वाला cos, ये वाला sin, ये आ जाएगा आपका F sin 30। ऐसे ही ये F थीटा के साथ वाला cos और ये वाला sin, ये आ जाएगा आपका अगेन F sin 30। F sin 30 से F sin 30 कैंसिल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बचा कौन, 2F cos 30, 2F cos 30, तो ये आ जाएगा 2F, ओ सॉरी F cos 30 एंड F cos 30, तो 2F cos 30। साफ दिख रहा है इन इस पे जो फोर्स है दोनों मिलके कितना लगा रहे हैं, 2F cos 30। क्या ये सेंटर से पास हो रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो बस हम यही कहेंगे कि नेट फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स है अपना कितना, 2F cos 30 डिग्री, और वो लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मान लिया इसकी स्पीड थी कुछ v, और ये रेडियस जो आ रही है ये आ रही है r रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, तो mv²/r। तो पहले तो फोर्स की वैल्यू रखेंगे हम। तो फोर्स कितना है साहब, वो है gm²/a²। cos 30 आ जाएगा आपके पास √3/2, और ये आ जाएगा mv²/r। कैसे निकालेंगे, तो आओ r निकालना भी सिखाते हैं। भाई ये आ गया अपने पास कितना, a/2। बोलो हाँ के ना, तुम बोलो कि किस खुशी में मैंने कहा भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तुम बोलो हाँ 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 सही है। a/2 ये कितना, ये एंगल 30 डिग्री,
ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या तुमको? इसको ओ नाम देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं, और ये हो गया अपना डी। तो ये ओबीडी है क्या? ओबीडी दिख रहा है, ओबीडी। ओबी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? हाँ। तो यहां पर से अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 30 कितना आएगा, तो तुम कहोगे सर साइन 30 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा a/2r, और r की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू एक मिनट साइन 30 ना cos 30, कहां दिमाग है भाई मेरा? cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r कितना आ जाएगा? cos 30 आ जाएगा अपने पास √3/2, 2 से 2 कटेगा, और r की वैल्यू आ जाएगी a/√3। तो ये r की वैल्यू उठा के यहां पे पटको एकदम बढ़िया से, a/√3। अब जो कट रहा है वो काटो, तो भाई एक a से एक a कटा, 2 से 2 कटा, एक m से एक m कटा, और यहां से आपके पास v² की जो वैल्यू आ रही है वो आ जा रही है 3gm/a। कर दी ना गड़बड़ मैंने? √3 से तो √3 कट जाएगा भाई, कोट टर्म है ना ये, तो ये आ जाएगा gm/a। तो v आ जाएगा अपने पास इसका रूट, खत्म। इस तरीके से बड़े आसानी से आप क्या निकाल सकते हो? यहां पर v निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन क्या क्वाइता है देखते हैं हम। पहले एक बार मैं टाइम को देख लूं जरा। क्या बात है, आज तो यार बड़ा जल्दी निपटा दिया मैंने, है? तुम लोग बोलोगे कभी 2.5 घंटे की क्लास लेता है, कभी इतनी कम लेता है, चक्कर क्या है तेरा भाई? ठीक है, तो हम कह रहे हैं फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए पे नेट फोर्स बोथ आई है, कितने मास है? m √3m m। ए पे नेट फोर्स निकालना है। ये डिस्टेंस दे रखी है √3d, ये दे रखी है 3d, और ये दे रखी है d। चलो आप जानते हो कि इसको ये तीनों क्या कर रहे होंगे? तीनों जो है वो फोर्स लगा रहे होंगे। अच्छा इसमें पूरा निकाल देना ईच, हाँ, तीनों क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे तीनों इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो बड़े आसानी से आप ये कह सकते हो कि ये √3m इसको यहां पर ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये √3m इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला m इसको कुछ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? चलो जी ये एंगल भी ढूंढते हैं। मैंने कहा यार ये वाले एंगल भी पता करें सबसे पहले। tan थीटा अगर यहां से निकालोगे तो आएगा 3d/√3d, d से d कट गया, 3 से √3 टाइम्स गया, तो ये आ जाएगा √3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है? वो आती है 60 डिग्री पे, तो ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल आ जाएगा d/√3d, मतलब 1/√3, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब आ जाओ भाई मैदान में। मैदान में आने पर आपको क्या पता लगेगा? स्वाद आएगा। कैसे? ये √3m इस m को करेगा अट्रैक्ट, कितना फोर्स लगाएगा? ये लगाएगा g √3m², g m1 m2, तो √3m² बाय ये वाली डिस्टेंस। अब यार ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी जरा इसको देखें। ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं निकालने बैठूंगा, ठीक है, तो यहां से अपने पास भाई क्या आ जा रहा है? √3 तो कॉमन एक तरीके से निकल ही जाएगा, एक बार देखना आप। तो हमने क्या कहा भाई, ये आ जा रहा है अपना 3, और मतलब ऐसा कर दो रे यार 9d² + 3d² का रूट और उसका स्क्वायर। क्या एक बार यार मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं, नहीं तुम फालतू कंफ्यूज हो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 9d² + 3d² का अंडर रूट कितना आ गया? 12d², है ना? तो ये आ गया √12d, रूट भी तो था, और √12 को क्या लिख सकते हो? 2√3, लो लिख दो 2√3d। यहां तक कोई तकलीफ? ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? √3d और d, तो ये आ जाएगा आपके पास 2d। ये डिस्टेंस आएगी 2d, पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इधर से फोर्स जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? तो वो आ रहा था g √3m² बाय 12d²। ये तो आ गया फोर्स। ये वाला फोर्स कितना आ रहा था? ये आ रहा था अपने पास g m² g m1 m2 बाय 2d², तो ये आ जाएगा 4d²।
है ना। और ये वाला जो फोर्स आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g√3m² बाय 3d स्क्वायर, gm1m2/r², gm1m2/r², ऐसे 3 फोर्स हमने निकाल लिए। अब क्या करें, अब कुछ नहीं यार, कंपोनेंट लो, रिजल्टेंट निकालना है। तो आइए कंपोनेंट लेते हैं। इस वाले का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। तो पहले मैं ये वाला कंपोनेंट लिख लेता हूं। तो ये cos 30 होता है √3/2। कुछ नहीं करना, √3/2 मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे मामले से। तो लो जी साहब, ये कर दिया हमने √3/2 मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है अपने पास, हाफ। तो यहां पर हाफ मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये भी कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां से ऐसे ही इसकी बात करेंगे। तो यहां का एक कंपोनेंट निकलेगा और एक जो है नीचे का कंपोनेंट निकलेगा। तो ये cos 60, तो cos 60 होता है हाफ। तो इस पूरे का आधा, इस पूरे का आधा मतलब इसका आधा, तो ये आ जाएगा g√3m²/24d²। तो एक तो इसका था, एक इसका कंपोनेंट है, एक इसका कंपोनेंट है, 3 आ गए यहां पे फोर्स। और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखो ये cos 60 तो ये sin 60, तो sin 60 आ जाएगा √3/2। और एक और फिर क्या दिख रहा है, g√3m²/12d²। भाई तुम खुद सोचो, इससे √3/2 मल्टीप्लाई करना है तो 12 2 आ जाएगा 24, 12 2 आ जाएगा 24। √3/2 मल्टीप्लाई करना है तो नीचे 24 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा, ये बनेगा 3gm²/24d²। 3 से ये कटा, ये आ गया 8। अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि ये आ रहा है gm²/8d² और ये भी आ रहा है gm²/8d²। मतलब इन दोनों फोर्सेस के ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर जा रहे हैं, कैंसिल कर जा रहे हैं। बचा कौन, बचा सिर्फ ये। यहां पर आपको सिर्फ फोर्स निकालना था ऑन ए, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इन तीनों का एडिशन। तो इन तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। √3 कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, m² कॉमन आ रहा है, d² कॉमन आ रहा है। इतना तो मुझे दिख ही रहा है, देखो √3 सब में है, ठीक है। फिर अंदर जो बचा वो बचा क्या, 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/24, ठीक है। तो ये अपने पास जो है मामला इधर से भी अपने को बनता हुआ दिख रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो तो भाई ये अपने पास कितना आ जाएगा, 8/3, तो ये आ गया अपने पास 12/24 आ जा रहा है, ये तो हाफ आ जा रहा है ना। तो अगर मैं सही जा रहा हूँ, 8 3 24 हो गया, 8 और 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 और ये आ गया आधा। तो इस पूरे की वैल्यू आ रही है कितनी, हाफ। और अपना आंसर आ जा रहा है √3/2 gm²d²। खत्म। इस तरीके से बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये फोर्स निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना यार, फोर्स निकालो, कंपोनेंट लो और काम खत्म। वेक्टर एडिशन है बस, और कुछ नहीं। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे आगे। अब जैसे बहुत ही बेसिक से सवाल है, कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ कह रहा है कि भैया 3 मास है और इसके सेंट्रॉइड पे जो है रेगुलर पॉलीगॉन है सारे के सारे, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन, साइड सभी की इक्वल है। इसके सेंटर पे एक रखा हुआ है, इसके सेंटर पे एक मास रखा हुआ है, ऐसे ही इसके सेंटर पे भी एक मास रखा हुआ है। तुमसे पूछ रहा है यहाँ पर कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन m0 इन ईच केस। एकदम रद्दी सवाल है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन m0 इन ईच केस। तो भाई क्या होगा, m0 पे अगर आप देखेंगे तो इसको ये तीनों खींचेंगे और तीनों खींचेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये भी f, ये भी f और ये भी f। और आप जानते हैं कि जब भी n फोर्सेस लग रहे होंगे इक्वली एंगल उनके बीच में इक्वल एंगल होगा। जैसे यहां पर क्या आ रहा है, ये इक्वल एंगल है 120 120 120। अगर n फोर्स कुछ ऐसे लग रहे हैं और सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल और एंगल भी इक्वल, तो रिजल्टेंट आपका कितना आ जाता है, वो 0 आ जाता है। हालांकि यहां मैं सॉल्व करके बताता हूं कि इधर कैसे आएगा। इधर अगर आप देखोगे तो ये भी फोर्स f, ये भी f, ये भी f, ये एंगल 120 है, तो इसके अलॉन्ग में एंगल बाइसेक्टर बना लेता हूं। तो
आपका जस्ट ये इसके अपोजिट आएगा एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री, तो f cos 60। यार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूँ, नहीं फिर तुम बोलोगे कि यार इस बंदे का पढ़ाया वो कुछ समझ नहीं आता है ना, क्योंकि ढंग से नहीं बताता। यार वो अब बात बताऊं क्या, वो एक्चुअली वेक्टर में चीज है, मैं उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में ये चीज, है ना। लेकिन अब कई बार होता है ना, यूट्यूब पे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, सीधे ये लेक्चर देखने आए होंगे, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपके पास तीन फोर्स कुछ ऐसे लग रहे हैं और अगर तीनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ये एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, एंगल भी क्या हो गए, एंगल भी इक्वल हो गए। तो इधर से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो बोला हो बना दो, तो मैंने कहा यार ये एंगल कितना, बोलोगे 60 है, और कितना है, मैंने कहा ये, अजी सर ये भी 60 है यार, 120 के दो टुकड़े करोगे 60 ही आएगा। मैंने कहा सही है, बात सही है। तो फिर यार इस f का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो उस कंपोनेंट को तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर जी ये कंपोनेंट हम कहेंगे f cos 60। मैंने कहा यार इधर एक कंपोनेंट आएगा, इसको क्या कहोगे, सर जी हम कहेंगे f sin 60। मैंने कहा ऐसे इधर के भी हो जाएंगे, बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये आ जाएगा कितना अपना f sin 60 और ये आ जाएगा f cos 60, जो डबल हो गया। तो यार ये काट दिया इसने इसको, और 2f cos 60 कितना आएगा, वो f आएगा। तो ऊपर इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट है f, नीचे भी f, तो ये दोनों मिलके को काट देंगे, रिजल्टेंट कितना आ गया 0। अब और कहानी सुनो, यहां अगर आप देखोगे तो एंगल जो आपका आ रहा है वो 120 120 120 आ रहा है। आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगॉन लॉ पढ़ा होगा। अगर आपको वेक्टर में थोड़ी सी बात ध्यान है, अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स होते हैं ऐसे, मान लो ये पॉलीगॉन ऐसे करते करते फाइनली आपका जो है इधर ही बंद, अरे जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे पहुंच गए, ए बी सी डी ई एफ ई, तो वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी का एडिशन क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आप जहां से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच गए, है ना। ये पॉलीगॉन लॉ में आपने पढ़ा होगा। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं इक्विलेटरल, मैंने कहा हाँ ले लो, मैंने कहा तीनों वेक्टर ऐसे लिए, कैसे लिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। मैंने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल बताना कितना है, तुम कहोगे सर जी ये 120 है। मैंने कहा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, तुम कहोगे सर इन दोनों के बीच का एंगल 60 नहीं है 120 है, क्योंकि टेल से टेल जोड़ के देखो। तो मैंने कहा फिर तो यार इन दोनों के बीच का भी 120 है, और बी और सी के बीच का 120, तो सी और ए के बीच का भी 120। क्या ये यही केस नहीं बन गया कि तीन वेक्टर और उनके बीच का एंगल 120 120 120? क्या इन तीनों का एडिशन 0 नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, तो यहां से साफ दिख रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीन फोर्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का पॉलीगॉन बना लेंगे। अब सुनो सर जी ऐसे तो फिर आप कहना चाहते हो इसका मतलब चार फोर्स ऐसे ऐसे, ये स्क्वायर है, तो क्योंकि इनकी लेंथ सेम है तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम, फोर्स ना बोल करके आप वेक्टर भी कह सकते हो। चार वेक्टर अगर सर ऐसे हुए तो यार इनके बीच का एंगल कितना है, 90 90 90। तो ये भी समझ में आता है यार कि अगर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, 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 सभी के बीच में एंगल कितना है, 90, और ये सभी इक्वल है, इनका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0। अच्छा सर तो फिर एक चीज और बताओ, मैंने कहा पूछो ना यार, सर पेंटागन लेके चलते हैं, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, है ना। ये एक वेक्टर है अपना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है। ये एंगल पता करोगे कितना है, यही एंगल है जो हर दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल है, टेल से टेल। इस वेक्टर को उठाओ और यहां रखो, इस वेक्टर को उठा के यहां रखो, तो टेल से टेल मिलेगी। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल तुम बोलोगे सर देखो एक बार घूमे, दो बार घूमे, तीसरी बार घूमे, चौथी बार घूमे, पांचवी बार घूमे, 5 बार घूम गए तो पूरा 360 रोटेशन हो गया। यहां थे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब सर ये जो एंगल आएगा ना अपना, ये आ जाएगा 360/5 आ जाएगा। तो यहां पर भी आप क्या समझ पा रहे हो, आपको ये समझना होगा
कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप 5 फोर्सेस को इक्वल एंगल में डिवाइड कर देते हो और पांचों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगेन द रिजल्टेंट इज 0। आप दिख रहा है पांचों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पांचों पॉलीगॉन बना के। तो आप ये ध्यान रखो, अगर आपके n फोर्सेस हैं आपके पास और उन n फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में एंगल भी सभी सेम है, इक्वली इंक्लाइंड है वो, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा उनका 0 ही आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहां पूछा तो कह रही यहां तो तुम बता ही दोगे, यहां पे ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स ऐसा लगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं तो इसने खींचा और उसने खींचा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसने खींचा ये भी कैंसिल कर देंगे, और इसने खींचा इसने भी उतने ही फोर्स से खींचा। मास भी सेम है ना मेरे भाई, देखो ये डिस्टेंस ये सब सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हर पेयर में डिस्टेंस सेम आ रही है, मास भी सेम आ रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और नेट फोर्स जो आ जाएगा m0 पे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। आई क्या बात समझ में? तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा अपने पास 0। एक लास्ट सवाल आज का हम करेंगे और इसके बाद सेशन को करेंगे समाप्त। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि एक ये सर्कल है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मास जैसे घड़ी में होता है ना नंबरिंग, उस हिसाब से मास पढ़े m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मास ऐसे पड़े हुए हैं और ये सेंटर पे रखा हुआ है m0, ठीक है। तो यहां अगर आप देखोगे तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर आप ये कहोगे इस पे रिजल्टेंट निकालना है, तो आप कुछ ऐसा भी कह सकते हो, ध्यान से सुनना, कि यहां जो ये 7m है, इस 7m की जगह आप ऐसा बोल सकते हो कि 6m प्लस m पड़ा हुआ है। 7m मतलब 6m प्लस m, तो ये 6m जितने से इसको खींचेगा उतने से ये m भी इसको खींच सॉरी ये m जितने से इसको खींचेगा ये m भी उसको उतने से खींचेगा, तो ये m और ये m एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि इस लाइन के अलोंग जैसे 6m ही खींच रहा हो। क्या ये बात समझ में आई? यार बड़ा आसान है, देखो 7m था, जैसे मैं लिख ही देता हूं यार, जैसे क्या बोलेंगे हम कि भाई ये 7m इसको खींच रहा है इधर कितने से g 7m m0 बाय r स्क्वायर, रेडियस r है, वो उसको उधर खींच रहा है, तो इसको अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव, तो g m m0 बाय r स्क्वायर, तो रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट बना g 6m m0 बाय r स्क्वायर। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों की जगह 6m बैठा हो, यहां पे है भी, क्योंकि 7m मिलके बना है 6 प्लस m से, तो m ने उस m के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ये m जितने से खींचेगा ये m भी उतने से खींचेगा, तो बचा कितना 6। ऐसे ही 8 की जब मैं बात करूंगा 2 से तो क्या होगा, यहां पर 8 की जब मैं बात करूंगा 2 से तो क्या होगा यहां पर कि ये जो 8 है 8 क्या करेगा, 8 यहां पर 2 इस वाले को खींचेगा, 8 जो है वो क्या करेगा, 8 जो है इसको यहां खींचेगा और 2 भी जो है इसको यहां खींचेगा, तो यहां 8 को मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे कि 6m प्लस 2m पड़ा हो, तो ये 2m और ये 2m एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो बचेगा जैसे कि 6 ही रखा हुआ है यहां। ऐसे ही ये 9 जो है इसको मैं बोल सकता हूं 6m प्लस 3m, ऐसा लगेगा जैसे कि इस 3 ने इस 3 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, बस 6m बचा है। तो क्या यहां पर आप ये बात समझ पा रहे हो? सब कुछ मिटा दिया क्या मैंने? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये पेयर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि क्या रखा हुआ हो, जैसे कि यहां पर हर जगह पे 6m रखा हुआ हो, मतलब आप सेंटर पे तो रखो क्या m0। बात करते हैं इस पेयर से, 12 और 6, तो 6 ने 6 को काट दिया, बचा कितना 6 बचा, इधर ये बचा 6, तो इस पेयर की जगह आ गया पूरा 6।
11 और 5, तो 5 ने 5 को काटा, बचा कितना 6। इधर भी कितना आ गया अपना, ये भी आ गया 6। ऐसे ही 10 और 4, 4 ने 4 को काटा, बचा कितना 6। तो यहां भी कितना आ गया अपने पास, ये भी आ गया 6। 9 और 3, 3 ने 3 को काटा, बचा कितना 6। ये भी आ गया अपने पास कितना 6। ऐसे ही आप इधर भी बोल देंगे कितना 6, ऐसे ही बोल देंगे यहां पर भी कितना 6, और फाइनली इधर क्या आएगा, इधर 0 आएगा भाई, इधर 6 मत बोल देना, इधर आपका 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि उसकी पेयरिंग हो चुकी है उधर से। आप थोड़ा सा अगर समझ पा रहे होंगे तो यहां पे मामला आपको कैसा दिखेगा पता है, मामला कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये सेंटर यहां जैसे 6 रखा है, पहले मैं पॉइंट्स बना देता हूं एक बार। इस टाइप का आपको मामला दिखेगा, और यहां हर जगह क्या रखा हुआ है, 6M 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 और 6M। अब क्या करेंगे हम, फोर्स कैसे निकलेगा वो भी सुनो। क्या सभी मिलके इंडिविजुअली सेम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि G6M m0 बाई आर स्क्वायर, G6M m0 बाई आर स्क्वायर, तो उस फोर्स को मैं बोल देता हूं F। ये फोर्स मैंने कह दिया कितना F, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, पहली बात, ये वाला फोर्स अगर F है तो ये वाला फोर्स भी क्या है, F है। और मैं कह रहा हूं क्या कि इसके अलोंग जो ये एंगल बाइसेक्टर आया, ये एक मैंने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, पहली बात ये ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, 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 एकदम ध्यान से, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा बाई 2। तो इसका कंपोनेंट आएगा कितना, इन दोनों का आएगा 2F cos थीटा बाई 2, क्योंकि cos कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन कंपोनेंट कैंसिल होंगे, ये बता दिया है। ऐसे ही आपका पेयर आएगा ये वाला, ये F और ये F, तो ये जो एंगल आएगा वो आ जाएगा थीटा बाई 2 प्लस थीटा, मतलब 3 थीटा बाई 2। इनका जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2F cos 3 थीटा बाई 2। ऐसे ही आपका एक बनेगा ये फोर्स और एक बनेगा ये फोर्स, और ये जो एंगल आएगा वो आएगा कितना, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा बाई 2, मतलब 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा 5 थीटा बाई 2। ये आ जाएगा अपने पास कितना, 2F cos 5 थीटा बाई 2। तो आप इन सभी को ऐड करके लिख दें तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा इस लाइन के अलोंग, और नेट फोर्स आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा भाई 2F सभी में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है cos थीटा बाई 2, cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos 5 थीटा बाई 2। अब ये F कितना है, F है अपना 6GM m0 बाई आर स्क्वायर, बाकी ये कितना है, अब थीटा बाई 2 कैसे निकालेंगे, आओ निकाल लेते, बाकी चाहे तुम एंगल सीधे भी निकाल लेते। भाई अगर तुम देखोगे तो टोटल कितने खाने हैं, 12 स्लॉट्स पे टूटा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल। तो ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा कितने में डिवाइड हो रखा है, 360 बाई 12, अपने पास ये आ जा रहा है कितना, 12 3 भाई 36, तो 30 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब अपने पास ये है कितना, ये है 15 डिग्री, ये कितना है 15 इंटू 3 45 डिग्री, और ये 15 इंटू 5 75 डिग्री। उम्मीद है सबकी वैल्यू आप जानते होंगे, आराम से यहां लिख देना, आंसर आपका आ जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम।
इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हो, वेक्टर एडिशन से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए ओजी बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और लेक्चर ये चैप्टर में टफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं होंगे, है ना, बाकी मैं दूंगा तो सही, लेकिन इतने टफ नहीं होंगे जितने आरबीडी वाले थे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ओके, सो बाय गाइस।